अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। सुबह खैर जनाब। बहार के रंग लिए एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और कामयाबी के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और जिंदगी में ना कामयाब होने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ता है और दिलेराना फैसले करने पड़ते हैं ज़िंदगी के किसी न किसी स्टेज पे, क्योंकि बाज़ औक़ात तब्दीली और जो न्यू बिगनिंग्स होती है ना वो खौफ पैदा कर देती हैं हमारे अंदर और उसकी वजह नाकामी का डर भी होता है जो हमें रिस्क नहीं लेने देते हैं और हमारी तरक्की और ग्रोथ के रास्ते में रुकावट भी बनकर बैठ जाते हैं। और कामयाबी तभी मुमकिन हो पाती है जनाब जब आप चेंज को अडॉप्ट करने और रिस्क लेने के लिए ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर भी तैयार होते हैं। उसके लिए नए टास्क को नई एनर्जी और नए अज़्म के साथ शुरू करना चाहिए और जिस तरह हम रोज़ाना की बुनियाद पर नया दिन का आगाज़ करते हैं तो उसको भी एक आज़्म के साथ नई एनर्जी के साथ उसका आगाज़ करना चाहिए। तो जनाब जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे ना आप ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो रिस्क लें, लेकिन अच्छे तरीके से रिस्क लेना है। ये नहीं कि आपने हर नेगेटिव चीज़ में भी रिस्क लेकर अपनी ज़िंदगी को अज़ाब में डाल देना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो बात हो रही थी जैसे पहले मौसम के मिजाज के हवाले से कि मौसम अब बाकायदा तब्दील हो रहा है और जब मौसम बदलता है तो अपने साथ ना सिर्फ हमारे पहनने ओढ़ने या खाने पीने में तब्दीली लेकर आता है बल्कि साथ ही साथ हमारे मिजाज और तबीयत पर भी उसके गहरे असरात मुरतब हो रहे होते हैं। मौसम की तब्दीली खसूसन बच्चों की तबीयत पर ज़्यादा असरअंदाज होती है क्योंकि मौसम की तब्दीली आगाज़ में अपने साथ कुछ बीमारियां और मसाइल भी लेकर आती है जो ज़्यादातर बच्चों को इफेक्ट करते हैं। और ये मौसम दिन में आपको पता है गर्मी महसूस हो रही है, रात में सर्दी के साथ शुरू हो जाता है, सर्दी महसूस हो रही होती है और दर्जा हरारत की जो तब्दीली होती है ना सेहत पर काफ़ी बुरे असरात मुरतब करती है। और बच्चे ख़ास तौर पर डायरिया, कब्ज़ और फ्लू समेत मुख्तलिफ फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनका खदशा बढ़ जाता है उनके अंदर। और बदलता मौसम बच्चों पर किस तरह असरअंदाज होता है और बदलते मौसम के बुरे असरात से कैसे हम बच्चों को बचा सकते हैं, आज इस पर खास तौर पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हाफिज मोहम्मद ज़िकाशुर रहमान है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है और इस दौरान खासतौर पर बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, जैसे मैं बताई थी डायरिया, फ्लू और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका खदशा बढ़ जाता है, वो इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें बताइए कि इसकी वजह क्या होती है और बच्चों को इससे हम कैसे फिर बचा सकते हैं तमाम तर जो मौसमी बीमारियाँ हैं। जी इस तरह पहले तो आजकल जिस आपने कहा कि बदलता जब मौसम हो रहा था तो ये इन्फेक्शन रेट रिलेटिवली बढ़ जाता है। जैसे कि वर्ल्ड वाइड रिसर्चेस हैं कि कुछ वायरसेस हैं जो विंटर और स्प्रिंग सीजन में, जब ये विंटर में और स्प्रिंग में जब मौसम आता है तो कुछ वायरसेस का बूस्ट ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल रोटा वायरसेस है, नोरो वायरसेस है, एडिनो वायरसेस, इस तरह वायरसेस कुछ अकसाम है जो इस सीज़न में ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये होती है कि इस मौसम में स्प्रिंग जब आता है आउटब्रेक तो बच्चे अपने घरों से बाहर फेस्टिवल बच्चे माँ बाप लेके बाहर जाते हैं और फिर जिस तरह आजकल वैसे भी ये डायरिया वॉमिटिंग काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इसकी रीज़न एक और ये भी है कि जिस तरह अब कोरोना की आउटब्रेक रिलेटिवली थोड़ी कम हुई है तो जो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हुई हैं स्कूल में तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में एक दूसरे से मिलना जुलना, तो ये वायरसेस इस तरह भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा ठीक है। तो ये कुछ वजूहात है जिस पर ये वायरसेस, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और स्पेशली आजकल डायरिया वॉमिटिंग ये इस ब्रेक में ज़्यादा हो जाती है। ये जो इन्फेक्शंस और ये जो बैक्टीरिया होती है ये इन मौसम में ज़्यादा कह लें कि स्ट्रांग हो जाते हैं। इस मौसम में रिलेटिवली इनका बर्स्ट आ जाता है, यानी कि आमतौर पे थोड़े डॉर्मेंट होते हैं लेकिन जब सीजन थोड़ा चेंज होता है, फॉर एग्जांपल विंटर एंड हो रहा हो और स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा हो जिस तरह फरवरी में, तो इसमें फरवरी मार्च यहाँ पे रोटा वायरस जो स्पेशली डायरिया कॉजिंग इन्फेक्शंस हैं उनका रेट बढ़ जाता है। और जिस तरह हमने बात की कि जिस तरह ये जो रोटा वायरसेस है ये तो आजकल हमारी वैक्सीनेशन में शामिल है लेकिन इसके बावजूद भी हमारी वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं है, हम देते हैं तो प्रॉपर अंदर नहीं जाता। तो इसके बावजूद वैक्सीनेशन ना प्रॉपर होने की वजह से ये इन्फेक्शन रेट और ज्यादा हमारे यहाँ पे मौजूद है। ओके, मतलब अगर हम वैक्सीन करवा रहे हैं बच्चों को तो इसका भी खास ख्याल रखना है कि वो प्रॉपर उनके अंदर जाए। रोटा वायरस की वैक्सीन ओरल होती है, आपने पिलाना होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हम पिलाते हैं जैसे कतरे पिलाते हैं पोलियो के, कतरे पोलियो के, इसकी छोटी वाइल होती है वो हम पिलाते हैं।
बच्चे जैसे ही पीते हैं, कुछ बच्चे वॉमिट कर देते हैं, कुछ बच्चे जैसे ही मुंह में डालते हैं, माँ उनको उठा के उल्टा कर लेती है, तो अंदर जाते नहीं प्रॉपर वैक्सीनेशन। तो जिसकी वजह से ये रोटा वायरस है, जो हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट की थी टू क्योर द डिजीज, टू प्रिवेंट द डिजीज, ये रिस्क हमारा वैसा ही बरकरार रहता है वैक्सीन के बावजूद भी। तो ये छोटी छोटी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हम लोगों ने अपनानी है। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि ये जो बदलते मौसम में क्या जो बच्चों की खुराक है, यहाँ पर जो खाने पीने की और दूध पीने की जो हैबिट होती है, क्या वो भी चेंज करने की ज़रूरत होती है हमें बदलते मौसम के लिहाज से? एग्जैक्टली, इसमें एक ये कहा जाता है कि जो जितने इन्फेक्शन कॉजेज एजेंट्स हैं, जिसमें वायरसेस सबसे टॉप में, हमारे इस सीजन में वायरसेस सबसे टॉप में, सेकेंडली नंबर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये इन मौसम में जैसे हमने बताया थोड़ा सर्ज होता है, ऊपर की तरफ जाते हैं। ये किस तरह स्प्रेड होते हैं? इनका सबसे ज्यादा स्प्रेड बाय फूड बॉर्न होता है, यानी कि खाने पीने के अशिया से। आपने देखा कि इस सीजन में जैसे हम बाहर जाते हैं, हम मुख्तलिफ अशिया बच्चे मुंह में डालते हैं नीचे, तो सबसे बड़ा जो फूड बॉर्न। सेकेंडली मोस्ट कॉमन इसका है फोमाइट्स। इसे हम बोलते हैं, यानी कि अगर एक बच्चे को इन्फेक्शन है, उसके हाथों में जरासीम है, वो जहाँ कहीं जाएगा किसी कॉन्टैक्ट करेगा, दूसरा बच्चा अगर उसी जगह को हाथ लगाएगा, then he can carry the infection. वो इन्फेक्टेड हो गया। अगर वही चीज फिर उस हाथ से मुंह में डालेगा, वो इन्फेक्शन उसके अंदर भी चला गया। तो ये स्प्रेड बाय फोमाइट्स भी होता है। सेकेंडली, थर्डली मोस्ट कॉमन कॉज हमारी वाटर बॉर्न। आपको पता है हमारा सैनिटाइजेशन, सैनिटरी जो सिस्टम है वैसे वैसे ही पुअर है, और कई हमारे जो इंटरनल एरियाज है वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सैनिटरी वाटर से मैच हुआ, जिसकी वजह से ये हमारे ये इन्फेक्शन भी बढ़ रहे हैं। और आजकल हमने ये देखा है कि जहाँ ये वाले वायरसेस जो इन्फेक्शन डायरिया करवा रहे हैं, वॉमिटिंग करवा रहे हैं, वहाँ दूसरे इन्फेक्शन जहाँ मीजल्स, मम्स, रुबेला, ये इन्फेक्शंस भी आ रहे हैं। अच्छा। यानी कि जो जिसे हम खसरा, लकड़ा ककड़ा वगैरह कहते हैं, ये इन्फेक्शंस भी आजकल रिलेटिवली ज़्यादा आ रहे हैं। और क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है, एक सर्दी कम होती है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है। लेकिन आप ये भी देखें कि एक रिसर्च है जिसमें लिखा हुआ था कि जो ये इन्फेक्शंस है जो सीज़न चेंज में होता है, ये ज़्यादा ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं। हमारा मुल्क का कुछ हिस्सा ट्रॉपिकल एरिया में है, अच्छा। ज़्यादातर टेम्परेट एरिया में। ट्रॉपिकल एरिया वो एरिया जो इक्वेटर के पास है। इंडिया का मोस्ट एरिया ट्रॉपिकल है, हमारा इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है, तो हमारा टेम्परेट एरिया में ये सीजनल चेंजेस इन एरियाज में ज़्यादा है जो गर्म ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और हमारे कराची नीचे वाले एरियाज, जो हमारे ऊपर वाले एरियाज है, जो पंजाब को ऊपर वाला, पेशावर वगैरह, इन एरियाज में ये सीजनल वेरिएशन रिलेटिवली कम है। अगर चाहे कहते हैं कि ये ज्यादा है, लेकिन निस्बतन ट्रॉपिकल एरिया से हमारे टेम्परेट एरियाज में ये चीजें कम है। तो फिर क्या किया जाए? बच्चों को हम कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बच्चे बार बार बीमार होते हैं। ये नहीं कि एक ही दफा उन्होंने बीमार होना है, वो बार बार बीमार होते हैं। किस तरह उनकी इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकते हैं ताकि वो इन तमाम तर जो वायरसेस हैं या बैक्टीरिया हैं उनसे बच सकते हैं? देखें, जिस तरह सबसे पहले हमने बताया कि ये बाय फूड बॉर्न है, आपने बच्चों को कोशिश करें कि फूड हाइजीन हो। अगर आप बाहर भी खिला रहे तो देखें हाइजीन। अगर आप बाहर का कोई गिलास है, कोई बाउल है, उसको देख लें कि वो प्रॉपर वॉश्ड हो, क्योंकि अक्सर वो वॉश नहीं है। सेकेंडली, हमारे हैंड हाइजीन हो। बल्कि आपने एक ये भी हमारे देखने में सामने बात आई है कि इस साल ये वाले इन्फेक्शंस ड्यू टू हैंड सैनिटाइजर रिलेटिवली कम है पिछले साल की निस्बत। जब कोरोना नहीं था, हैंड सैनिटाइजर यूज नहीं किया जाता था। तो उस अब देखें कितना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। बल्कि यहाँ पर एक रिसर्च ये भी बताती है कि जो अल्कोहल बेस्ड जो हैंड सैनिटाइजर होती है, उसके साथ हमारे जितने इन्फेक्शंस है जो कॉन्टैक्ट होता है, इवन एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये रोटा वायरस बड़ा इंपॉर्टेंट वायरस है डायरिया कॉज करने में। अच्छा। कहते हैं कि ये शुरू में प्रेजेंट करता है तो बच्चा बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर और वॉमिटिंग होती है। इतना हाई ग्रेड फीवर होता है 39 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। बच्चा चाइल्ड में गेन फिट्स, फेब्राइल फिट्स हो जाते हैं, बुखार के झटके जिसे बोलते हैं। इस दौरान में जब बच्चा वॉमिटिंग करता है, स्टार्ट रोटा वायरस अपनी वॉमिटिंग से करता है, ठीक है, यानी कि शुरू के 24 घंटों में बच्चा वॉमिटिंग करेगा। कहते हैं जब बच्चा वॉमिटिंग करता है, जैसे ही वॉमिटिंग गिरती है तो कुछ फ्यूम्स फजा में जाते हैं, और वो फ्यूम्स जो साथ वाले बच्चे बैठे होंगे तो ही कैन अदर चिल्ड्रन जो एक रूम में होंगे, दे कैन गेट द रोटा वायरस। तो देखें इन्फेक्शन किस तरह स्प्रेड हो रहा है, वॉमिटिंग से, आपके हैंड से, आपकी फोमाइट से, चीजों के कांटेक्ट से। ये सारी चीजें हमारी कांटेक्ट को बढ़ा रही है। और स्पेशली मोस्ट कॉमन हमारा जो फूड बॉर्न है, हम बाहर से चीजें लेते हैं और गंदी चीजें, और वो हम अंदर खाते हैं, देन दे कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन। तो ये चीज़ें हमें सारों को स्टेप बाय स्टेप इनको मॉनिटर करना है, इसको हमने स्टेप बाय स्टेप इसको मेंटेन करना है, बच्चों को समझाना है, इनकी हाइजीन को बेहतर रखना है, इनके हैंड सैनिटाइजेशन को करना है।
अगर बच्चा इन्फेक्टेड है, कोशिश करें उसको आइसोलेट करें, उसको एक रूम में रखें या एक जगह पे रखें, दूसरे बच्चों को उसके पास ना करें जिनकी इम्यूनिटी कम है। स्पेशली एक वो बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कम है, आपने देखा होगा जिनके वजन कम होते हैं, जिनकी हाइट कम होती है, या जो अपने चेहरे से पैलर लुक होते हैं, यानी कि उनकी जो खून की क्वांटिटी वो कम होती है, ठीक है, दे कैन इजिली गेट द इन्फेक्शन। और उनमें रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं, कभी रोटा वायरस है, कभी नोरो वायरस है। और आजकल एक और बात, ड्यू टू रोटा वायरस वैक्सीनेशन, नोरो वायरस अब फर्स्ट लीडिंग वायरस जो कॉज करे डायरिया वॉमिटिंग, फर्स्ट लीडिंग कॉज है। तो हमें इन इन्फेक्शन से बचाव मिलेगा इन सब चीज़ों में। और उन बच्चों का खास ख्याल रखें, स्पेशली जो जैसे आपने कहा इम्यूनिटी बूस्ट किस तरह करें। अगेन इम्यूनिटी बूस्ट हमें अपनी डाइट से करनी है, हमने अपनी खुराक अच्छी करनी है, हमने एग का इस्तेमाल, प्रोटीन डाइट लेनी है, कार्बोहाइड्रेट मेंटेन और फैट सब्सिक्वेंट यानी कि सफिशिएंट क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए। तो अगर आपकी डाइट अच्छी है देन यू कैन सेव फ्रॉम द इन्फेक्शंस। लेकिन इस सीजन में हम देखते हैं कि ना इतनी गर्मी और ना सर्दी है, लेकिन बच्चों के हवाले से उनको बुखार भी चढ़ जाता है, फ्लू वगैरह भी हो जाता है, स्वेटर वगैरह पहनाते हैं, गर्म कपड़े पहनाते हैं तो उन्हें गर्मी लगती है, गर्मियों वाले कपड़े पहनाएंगे तो सर्दी लगेगी। इसका क्या हाल है फिर, ये क्या किया जाए, क्योंकि बुखार भी हो जाता है फिर उन्हें इसकी वजह से। इसमें ना ये चीज़ है कि आपने उस टाइम में बच्चों को घर से बाहर ना निकाले जब टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा। फॉर एग्जांपल आफ्टर नून, यानी कि जब रात का टाइम होता है, ये सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग, ये दो टाइम ऐसे हैं जहाँ पे हमारे इन्फेक्शन रेट रिलेटिवली ज़्यादा हो जाता है। उस टाइम आप बच्चों को अंदर रखें, या अगर बाहर लेके जाना है क्लोज एनवायरनमेंट, यानी कि कार है, एक मॉडरेट टेम्परेचर, उसमें आप लेके चले जाएं। तो ये चीज़ हमने थोड़ी एहतियात इसमें करनी होती है बच्चों। ठीक है, लेकिन फ्लू के हवाले से कहा जाता है, मशवरा दिया जाता है कि फ्लू शॉट्स लगवा लिए जाएं बच्चों को। ये कब लगवाने चाहिए, किस सीजन में लगवाने चाहिए ताकि ये इफेक्टिव हो? जो फ्लू वैक्सीन हमारे पास कई जिस तरह ब्रांडेड फॉर्म में आती है, कई नेम से आती है, जैसे इन्फ्लूवैक जो एबर्ट मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है। ये फ्लू वैक्सीन यूजली एनुअली एक लगाते हैं, और इसकी डोज आती ही जाके अगस्त सितंबर में जाकर इसकी वैक्सीन आती है मार्केट में। और ये हर एवरी ईयर इसकी जो वेरिएंट्स है वो जो मेडिसिन कंपनी है वो इसकी चेंज करती रहती है। आज यानी कि आज की नई वेरिएशन के एतबार से उस वैक्सीन में चेंज की जाती है कि कितना वायरस जो है वो उसने अपने आप को चेंज कर लिया। वायरस चेंज करेगा, हम वैक्सीन चेंज करेंगे। तो ये फ्लू वैक्सीन स्पेशली ये उन बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है, और बल्कि इफेक्टिव देखी गई है, अप टू 60 to 70% एफिकेसी इसकी देखी जाती है उन बच्चों में विच हैव अ क्रॉनिक चेस्ट प्रॉब्लम, जिनको बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस, जिनको बार बार रिकरेंट हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज जिसे हम HAD बोलते हैं, वो डिजीज है, जिनको एस्थमा का इश्यूज है, जिनको ब्रोंकोएक्टेसिस का मसला है, जिनको TB का मसला है, वो इससे रिकवर होकर अगर आए हैं तो उनको फ्लू वैक्सीन दे हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दिस चिल्ड्रन। और बाकी किनको नहीं लगवानी चाहिए जिन बच्चों को फ्लू वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बच्चे अगर बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ना हो। अदरवाइज फ्लू वैक्सीन इज सेफ एंड वी कैन अप्लाई एट एनी एज। और साल में सिर्फ एक ही दफा लगवाने हैं, एनुअली 1 लगाते हैं इसको। और किस सीजन में, मतलब सर्दियां शुरू होने से पहले लगवानी चाहिए, बाद में लगवानी चाहिए, या मिड में भी लगवा सकते हैं? देखें, फ्लू वैक्सीन हैज इम्यूनोग्लोबुलिन इन द बॉडी फॉर होल ईयर। तमाम पूरे साल अगर एक दफा लगाते हैं, इसकी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बॉडी में मौजूद रहती हैं। सो आप किसी टाइम पे लगा लें, स्पेशली जिस तरह आता है ये फ्लू वैक्सीन अगस्त में, सितंबर में, आप इसको सितंबर से दिसंबर तक इस सीजन में लगा दें। और दिसंबर तक लगाएंगे, जैसे सीजन चेंज होगा जनवरी फरवरी मार्च में, देन यू कैन सेव मोर, तो वो अपना काम दिखाना स्टार्ट कर दें। ठीक है। दूसरा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मसला होता है बच्चों में कि आपको पता है बच्चे खेल कूद रहे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो उनको मुख्तलिफ दर्दें निकल आती हैं, और बच्चे और माएँ जो होती हैं रात को जब उनको सुलाती हैं तो एंटी पेन किलर सिरप्स पिला देती हैं उन्हें ताकि वो आराम से सुकून से सो सके। क्या ये अच्छी चीज़ है उनको पिलाना, या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इस तरह की चीज़ें करने? ओके, आपने ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, और ये अक्सर हमारे घरों में ये इश्यूज रहते हैं। पहले ये देख लें कि जो बच्चों में पेन्स होती हैं, यूजुअली पेन्स मोर कंपनी जो हमारी एसोसिएट होती है वो लोअर लेग्स में पेन होती है, या बच्चे अगर कहते हैं हमारे हाथों में पेन हो रही है। और बच्चे यूजुअली ऐसी पेन्स रात के वक्त बताते हैं, सारा दिन खेल रहे होते हैं, दे नेवर बॉदर, कुछ उनको ख्याल होता है, लेकिन रात को जब सोने लगते हैं कहते हैं हमें ये प्रेस करे, हमें कुछ दर्द हो रही है, रोना शुरू करते हैं। अच्छा, इन पेन्स को ग्रोइंग पेन्स बोलते हैं। पहले तो इस टर्म को याद रिमेंबर कर ले, ग्रोइंग पेन्स क्या है? वो पेन्स जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, देन मसल्स बोन्स दे आर ग्रोइंग अप। उस बच्चे के ग्रो अप से बच्चा मूव करता है, मसल्स और वीक, मसल्स
टायर्ड हो जाते हैं, फटीग में चले जाते हैं, उनके साथ जो ग्रोइंग पेन्स होती है दे आर नॉट टिपिकली द सेम पेन्स जो बड़ों को होती है, यानी कि जो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से वो नहीं है। तो हमें इस ग्रोइंग पेन्स को किस तरह कंट्रोल करना है? कोशिश करें नेवर यूज एनाल्जेसिक अदरवाइज अदर देन इन सिवियर कंडीशन। अगर तो बच्चा बहुत सिवियर कंडीशन में तब उसको यूज करे, अदरवाइज नो। उसके बाद लेकिन डॉक्टर के मशवरे से मेरे ख्याल से ये चीज यूज करनी चाहिए ताकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो बच्चों के ऊपर। डॉक्टर मोहम्मद हाफिज काशुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बच्चों के हवाले से कि बदलते मौसम के साथ उनकी जो तबीयत है, उनका सेहत के हवाले से हम लोगों ने खासतौर पर ख्याल रखना होता है। कि यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे बात हो रही थी बदलते मौसम में बच्चों की सेहत के हवाले से, तो बच्चों की सेहत और प्रॉपर ग्रोथ एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी ना होने की वजह से बच्चों में स्टंट ग्रोथ का जो मसला है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान के हालिया ग़िज़ाई सर्वे के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान की कुल आबादी 10% शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है और मुल्क में 1/3 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो खुराक की कमी का शिकार हो रहे हैं। 29% के करीब जो वजन की कमी का, जबकि 17% से ज़ायद बच्चे कमज़ोर हैं और जिसकी वजह से वो बेहतर कारकर्दगी भी नहीं दे पा रहे होते अपनी। तो इस मसले के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से एक अहसन इकदाम उठाए जा रहे हैं। बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए सरकारी स्कूलों में ग़िज़ाइयत से भरपूर मुफ्त लंच देने का एक मंसूबा शुरू किया गया था और पहले मरहले में 20 सरकारी स्कूलों में खाना देने का आगाज किया गया था और अब इसका जो दायरा कार है वो मजीद बढ़ा दिया गया है और अब लाहौर के 30 सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त खाना मिलेगा और ये खाना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दिया जाएगा और इस मंसूबे में अल्लाह वाले ट्रस्ट की जानिब से काफ़ी ताउन किया जा रहा है। तो इस मंसूबे के पहले मरहले में क्या नताइज हासिल हुए हैं, आइंदा का क्या लायामल अपनाया गया है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन अल्लाह वाले ट्रस्ट हैं शाहिद लॉन साहब हैं। शाहिद साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक आप सर, बच्चों में जो ग़िज़ाइयत की किल्लत के हवाले से जैसे मैं बात करी थी, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी ये रेशो, लेकिन आप लोगों ने जो इनिशिएटिव ये स्टार्ट किया है काबिल तहसीन है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा आपको मुबारकबाद और तारीफ़ के काबिल हैं आप लोग। मुझे बताइएगा, अभी तक कुछ चीज़ें मैंने इस हवाले से बता दी हैं, कुछ आप बता दें इस मंसूबे के हवाले से। कब से ये शुरू किया आप लोगों ने, कितने स्कूल्स में अभी तक आप लोग ये लंच जो है प्रोवाइड कर रहे हैं? अच्छा, इसमें थोड़ी सी पहले तो माज़रत के साथ थोड़ी सी करेक्शन। जी जी। पहले तो ये है कि ये टोटली जो है ये अल्लाह वाले ट्रस्ट जो है वो फंड कर रहा है। ओके। सो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में होता है कि गवर्नमेंट भी कुछ फंड करे, ताउन करी होती है। इसमें गवर्नमेंट कोई ताउन नहीं कर रही, सिर्फ हमें एक्सेस दी है स्कूल्स की। तो एक तो मैं ये करेक्ट कर, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो पहला साल था असल में हमने 100 स्कूल साइन किए थे और उसमें कोई 23,000 बच्चा है। हमने 23,000 मील रोजाना की बुनियाद पर हुकूमत के साथ डन किया था। अच्छा। पिछले साल ये हुआ कि कोविड के सिलसिले में स्कूल आधे बच्चे आते थे, फिर कभी खुलता था कभी बंद होता, तो उसकी वजह से नंबर जो है वो 20 तक रह गया। ओके। लेकिन हुआ यूं कि अभी जैसे हम भी कुछ आदी हो गए, कुछ स्टाफ भी आदी हो गया, कुछ उन्हें भी आदत हो गई कि हम जाने वाले नहीं हैं और हम रहेंगे, तो इस दफ़ा उसकी स्पीड जो है हमने बढ़ाई है। तो जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से अचानक सब ने हमें बुलाना शुरू कर दिया है, तो उसके बाद से अभी ये है कि द नंबर हैज़ रीच टू 33 यस्टरडे और हर हफ्ते अब हम 3 से 5, 7, 8 जितना हम जल्दी खोल सकते हैं हम खोल रहे हैं आजकल। तो इसके जो रिजल्ट्स की आपने बात की वो मैं उसमें ऐड कर दूंगा आपसे कि जो लाहौर के रिजल्ट्स हैं वो इस तरह से हैं कि 33% ऑन एन एवरेज वहाँ पर ग्रोथ आई है एनरोलमेंट में। अच्छा, पहले जो ड्रॉप आउट रेशियो थी वो थी 62%। अच्छा। यानी 100 में से 62% बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं। केजी में आते थे और 5वीं क्लास तक 62% बच्चे स्कूल छोड़ जाते थे। ठीक है। अभी जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो 2% है। ओके। ठीक है। इसके अलावा यह है कि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा, उनके सोशल बिहेवियर में बड़ी इंप्रूवमेंट आ गई है और उनका कंसंट्रेशन स्पैन जो है बहुत अच्छा हो गया है। अब होपफुली उनके रिजल्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ़र्क पड़ेगा। तो ये हमारे पिछले साल के रिजल्ट्स हैं। इन्हीं रिजल्ट्स की बेस पे अभी हमने इस्लामाबाद में जो फेडरल जो
एजुकेशन वाले हैं, उनसे भी हमने कोई 100 स्कूल साइन किए, वहाँ 25,000 बच्चे हैं। अगर हम ये दोनों जगहों पे अपने स्कूल पूरे कर लेते हैं और एक साल हम खाना खिलाते हैं, तो हम तकरीबन कोई 1 करोड़ खाना जो है वो फ्री बच्चों को खिलाएंगे इंशाल्लाह। और ये तब है जो एग्जिस्टिंग है। अगर जैसे अभी 33% की भी हमारी इसलिए आई है एवरेज कि कुछ स्कूल जो था वो परफॉर्म नहीं कर पाए। अच्छा। लेकिन कुछ स्कूलों में तो जो एनरोलमेंट की इंक्रीज है वो तकरीबन को 70-80% है, और एवरी डे दे आर रिसीविंग 3-4 मोर चिल्ड्रन। तो जो इनकी है ना, जो आपकी गवर्नमेंट है वो 4 फैक्टर से एवेल्युएट करती है किसी भी एजुकेशन सिस्टम को। एक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, एक उसकी एनरोलमेंट, एक रिटेंशन और एक रिजल्ट। ये जो खाना है ये बिल्कुल नॉन ट्रेडिशनल जो है ना, आप समझ लें कि ये है इंटरवेंशन। तो जब हमने खाना खिलाया तो ये चारों चीज़ें ठीक हो गई और सेहत भी ठीक हो गई। तो आप तसव्वुर करें कि 2 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है, और वो खाने के शौक में वापस आ जाए तो वापस बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया जो होगा, जो बच्चों का जो कह ले कि लैक कर रहे थे हम, वो पूरा कर सकते हैं उस चीज़ को। तो मुझे बताइए ख्याल कैसे आया कि आपने ये प्रोग्राम चलाना है या इस तरह की इनिशिएटिव लेना है आपने? देखिए, हम लोग जो थे ना चैरिटी करते थे। अच्छा। हम लोग दस्तरखान चलाते थे जैसे है। ठीक है। अच्छा, फिर कई दोस्तों ने कहा कि जितनी अकल अपने बिजनेस में लड़ाते हो वो इधर भी लड़ाएं। तो अल्लाह ने हमें फिर इवॉल्व करना शुरू कर दिया। तो एवोल्यूशन का पार्ट है। हमने पहले तो ऑब्जर्व ये किया कि जितनी लेबर है इस वक्त लाहौर में, हमारे मेरे जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो आर्किटेक्ट हैं, उसने मुझे कहा कि लेबर बिल्कुल उतना वजन नहीं उठा पा रही, जब लेंटर पड़ता है या इतनी ईंटें नहीं उठा पा रही, तो बहुत वीक है इस वक्त जो मजदूर है, तो जिन्हें हम खाना खिला रहे हैं। तो उन्होंने कहा इनका हक बनता है कि इन्हें हम खिलाएं। तो हमने सोचा कि ये कमज़ोर है तो इन्हें कहाँ से शुरू किया जाए। अच्छा। फिर हमने कहा पीछे रह गए, तो हमने कहा स्कूलों में देखते हैं। तो जब हमने स्कूलों के स्टैटिस्टिक्स देखे वो इतने डिप्रेसिंग थे कि फिर हमने सोचा कि प्राइमरी से शुरू करें। तो प्राइमरी में फिर हम इस तरह से चले गए। अभी इससे अगला स्टेप भी है, जब हम प्राइमरी में गए हैं और अभी हमने खाना शुरू कर दिया इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में। अभी आप सिर्फ प्राइमरी क्लास तक दे रहे हैं? अभी प्राइमरी को खिला रहे हैं। अच्छा। क्योंकि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट ही आपका प्राइमरी है। ठीक है। बच्चा स्कूल छोड़ता ही प्राइमरी में है ज्यादा। ठीक है। इसके बाद अब यह है कि अगला जो प्रोग्राम है, जब हम वहां तक पहुंचे हैं एवोल्यूशन में, तो पता चला जो स्टंटिंग है इसका ताल्लुक तो कमजोर माँ के साथ है। तो हम पिछले 2015 से हॉस्पिटल में खाना देते हैं। तो उनके साथ हमने फिर साइन किया कि 2 साल पहले। तो अब हम माओं के साथ काम कर रहे हैं जो प्रेग्नेंट माँ या प्री नेटल स्टेज पर। अच्छा। तो हम उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं और उनका हेल्दी बच्चा जो है पैदा होने तक उनके साथ रहते हैं। वो एक अलग प्रोजेक्ट है, वो फिर से ही कभी। अच्छा। लेकिन यह है कि जो एवोल्यूशन है, जो आपने कहा कैसे आए, वो इस तरह से आया कि वीक लेबर से भाग के स्कूलों में, फिर वहां से आप पीछे जा रहे हैं उसकी माँ तक जो कि बच्चे पैदा कर रही है। जो इस वक्त वैसे आपको बता रहा हूँ, आज का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि लाहौर में जो माएँ आके रजिस्टर हो रही हैं, जो बच्चियाँ, उनमें से 70 से 80% जो है उनमें खून की कमी है। बिल्कुल ऐसे। और इसी वजह से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 61% से ऊपर कमजोर है, और 40% ऐसे जिनके दिमाग छोटे हैं। तो यही है सूरत हाल। मेरे ख्याल से तो इमरजेंसी लागू करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मुझे बताइए, जब आपने ये इनिशिएटिव लिया और जब आप हुकूमत से जब आपने कहा कि हमने ये इनिशिएटिव लेना है, या इंतजामिया के पास आप स्कूल्स के गए, तो उनका फिर कैसा फीडबैक था कि उनको कैसा लगा आप लोगों से आपके साथ काम करके? देखिए, जो पहले हम ना 2-3 साल हम प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते रहे। मिसाल के तौर पे एक काविश नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, काविश वेलफेयर, तो उनके साथ हमने काम किया। तो उनके मैनेज स्कूल जो थे वो हमने उनमें खाना दिया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह कुछ ट्रस्ट थे, कुछ सोसाइटीज बनी हुई थी। उस वक्त मैं अपने ताई किसी गया था किसी स्कूल में, लेकिन वो कोई प्रॉपर हेडमास्टर वगैरह हाथ नहीं आ रहे थे। ओके। तो क्योंकि पहले प्रूवन नहीं था कि इससे क्या फायदा होगा, तो 2-3 साल हमने खिला के सिस्टम सीधे किया, अपना मेन्यू सीधा किया, गाड़ियां बनाई, हमने हर चीज पूरा सिस्टम। तो जब हम गवर्नमेंट के पास पहुंचे तो गवर्नमेंट बहुत इजी थी, सब फ्रैंकली। हमने यहाँ मुराद राज साहब से मुलाकात हुई, जो वजीर तालीम है, वो बहुत अच्छे थे, और उन्होंने बिल्कुल हमें कहा कि यार बिस्मिल्लाह, आपका अपना मुल्क है, आप इस इतनी नोबल कॉज के साथ आए हैं। उनकी तरफ से हमें कोई नहीं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये हुआ कि पहला साल उन्होंने इस पर कोई इतना ध्यान नहीं दिया। वो इस तरह से आया कि मैं आया, उन्होंने एक्सेस दे दी। अच्छा, सारी यानी हमारे साथ MOU करवा दिया, हर चीज़ हो गई, लेकिन यह है कि उन्होंने कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन जो ही रिजल्ट सामने आए हैं इस साल से, तो अब मुराद रास जो है वो अपने ट्विटर पे भी हमें लेके चल रहे हैं। हमें गवर्नमेंट से फिलहाल कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई, और फ्रैंकली क्योंकि अभी तक हमने कुछ लिया नहीं उनसे ना। लेकिन क्या आप लोग चाहते हैं कि वो आपसे ताउन करें माली हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से? देखिए, किस्मत से बनती हैं ईदी टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस।
अब हर आदमी पे जब तक अल्लाह ताला उस पर करम ना करे वो ईदी की ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक है? ऐसे, exactly. तो वो एक ऐसा आइकॉनिक एक फिगर सामने आ गई है जिसको मैच करना भी मुश्किल है सबके लिए। ठीक है, बट आप ये देखें कि दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जो दुनिया में जहां भी ये प्रोजेक्ट का साइज बड़ा हुआ है वहां पर हुकूमत साथ आई है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं हूं, अल्लाह ताला जैसे जैसे बरकत दे रहा है हम काम किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत मिल जाएगी, मिसाल के तौर पे हमने 100 स्कूल लिया है, वहां है ही 190 फेडरल के पास बहुत छोटा सा एरिया है। अच्छा, 190 स्कूल्स हैं, अगर वो मेरे साथ 50-50 पे भी आ जाए, अच्छा ठीक है, तो सारे स्कूल कवर हो गए। ठीक है, इसी तरह मुराद राज साहब ने कहा कि यार मैं अगले बजट में कोशिश करता हूँ थोड़े से पैसे रखें, ठीक, तो मैंने उन्हें कैलकुलेट करके बताया कि अगर वो थोड़े से पैसे रख दें और हम भी साथ पैसे मिला दें तो इस साल हम कोई आधे स्कूल कवर कर जाएंगे और अगले साल हम पूरे स्कूल कवर कर जाएंगे। ठीक है। तो एक तो यह है कि अल्लाह ताला हमें बरकत देता जाए, और दूसरा यह है कि जो गवर्नमेंट है अगर वो जुड़ जाएगी तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी, एग्जैक्टली, हाँ, जो टारगेट है वो जल्दी हमारा पूरा हो देखिए ना, जाएगा। इंटरवेंशन जो है ना, इस वक्त सबसे ज्यादा इंटरवेंशन जो है जिस पे मुझे बड़ी हैरानगी होती है, हम सब कन्विंस हो गए हैं कि लोगों को पैसे देने से ना वो चीज़ हो जाएगी। चाहे वो प्रेग्नेंट औरत है उसको पैसे देंगे तो ठीक हो जाएगी, अगर स्कूल नहीं आ रहा तो पैसे देंगे हो जाएगी। पैसे देने से तो नहीं होगा, आप सब समझते हैं, मसला हल नहीं होता। exactly, हमारे यहाँ जब पैसे मिले थे इसमें कोविड में, तो सारा इचरा भर गया था, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो इस वजह से पैसे, तो हम जो खाना दे रहे हैं, ये इंटरवेंशन जो है ये इतनी खूबसूरत इंटरवेंशन है और इसके बेनिफिट्स हैं। फिर अभी हमने इसमें एक और काम किया है। देखिए, 2 तरह के बच्चे जो है ना स्कूल नहीं आ सकते। एक तो भूखा स्कूल नहीं आ सकता, और आ रहे हैं, वैसे बता रहा हूँ, ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, वो जिस तरह भी यार, इस वजह से उनकी जो है ना एजुकेशन की तरफ कंसंट्रेशन कम है और उनकी पिक कम है, उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है। 60-70% 5वीं के बाद छोड़ जाते हैं स्कूल, क्योंकि वो समझते कोई भी मसला हो सकता है उनका, माली मसला भी हो सकता है। तो एक तो समझिए कि भूखा नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल, दूसरा यह बीमार नहीं पढ़ सकता। तो अब हमने ये किया हुआ है शुरू से ही कि इनकी आंखें भी चेक करते हैं, इनकी हेयरिंग टेस्ट करते हैं, इनके दांत देखते हैं और इनकी जनरल हेल्थ देखते हैं। अच्छा, और इसका पूरा डेटा है हमारे पास। फिर हम जहां काम शुरू करते हैं हम इसका हाइट और वेट ले लेते हैं, उस पे हम इसका BMI कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन से बच्चे अपनी ग्रोथ चार्ट के मुताबिक अभी वीक है, उन पे हम स्पेशल कंसंट्रेशन करते हैं। तो अब आप सोचें कि बड़ा साइंटिफिक हो गया। ये हर स्कूल में हो रहा है? हर स्कूल में हो रहा है। अच्छा, जिन की नजर कमजोर थी उनको हमने ऐनक दे दी। ठीक है। अब आप सोचें कि हमने मेक श्योर किया कि जो बच्चा स्कूल में बैठा हुआ है उसको बोर्ड नजर आ रहा है, उसको सुनाई ठीक दे रहा है और उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, और उसका खाना पेट भी भरा हुआ है। तो इससे ज्यादा अच्छी इंटरवेंशन जो है मेरे ख्याल से, तो वो फिर ऑब्वियसली अच्छी ही कारकर्दगी दिखाएगा आगे बढ़ के। हमारे मुस्तकबिल है ये जो लोग हैं, ये बच्चे जो है हमारा मुस्तकबिल कहलाते हैं। दूसरा, मुझे रमजान स्टार्ट होने वाला है, रमजान में आप लोगों ने क्या प्लान आउट किया है, किस तरह करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन? रमजान में ये है कि हमने जो पिछले बड़े अरसे से जब से हमने ये शुरू किया, साल से, तो हमने ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो शुरू कर दी है स्कूल्स पे और एंटी स्टंटिंग पे। जो हमारे दस्तरखान थे वो हमने मजीद बढ़ाने जो है वो उसे स्लो कर दिया है और हमने ज्यादा इधर कर दिया, क्योंकि ये मेजरेबल है, ये इंटरवेंशन, इसका रिजल्ट बड़ा मेजरेबल है और इसमें और ये नेशनल लेवल का ना चेंज क्रिएट कर सकती है। इस दफा जो रमजान है उसमें यूथ के लिए हमने ख्वाब चुना है एक, उनके लिए भी। पिछले बहुत दिनों से मेरा दिल था कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो कोई बड़े ख्वाब देखे और ऐसे ख्वाब देखे जो मिल के अचीव किए जा सके। मुल्क में जो फुकदान है वो लोग समझते हैं कि ख्वाब जो है वो इनफरादी तजुर्बा होते हैं, लेकिन एक्चुअली ख्वाब हमेशा मिल के देखा जाता है और कौमें मिल के उसे अचीव करती है। तो इस दफ़ा हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका इफ्तार का, ठीक है, वो ब्रेक करने का सोचा है, तो उस पर आजकल दिन रात काम हो रहा है। तो अदरवाइज ये है कि जो हमारे रमज़ान है उसमें हमारे जो है रूटीन में जो सबसे बड़ा दस्तरखान लाहौर का वो लोगों ने क्लेम किया है कि वो हमारा ही होता है, तो वो तो चलता रहेगा रूटीन में, लेकिन उसके साथ ये है कि हम इस दफा इंशाल्लाह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे, उसको भी तोड़ेंगे। मुझे बताएं, जिन लोगों ने आपको डोनेट करना हो कोई भी चीज, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? फेसबुक पे देख लें, अल्लाह वाले ट्रस्ट को फॉलो कर लें, फेसबुक से ऊपर सब कुछ मिल जाएगा उन्हें। अच्छा, फेसबुक पे आपके साथ कांटेक्ट कर, मतलब ऊपर उनका हमारा जो है वो उसका अकाउंट नंबर वगैरह मिल जाएगा उन्हें, और वो वैसे अगर आना चाहें तो उसी से एड्रेस देख लें। अच्छा। और अगर वो हमारे साथ आके सर्व करना चाहें, हाँ देखिए, जो अच्छा कंट्रीब्यूशन भी कई किस्म की है, एक है फाइनेंशियल, आपका सवाल मेरा हाल फाइनेंशियल था, तो उसमें वहां से नंबर देख लें, उस पर कर दें। और अगर वो फिजिकली आके सर्व करना चाहते हैं
तो वो 100 दफा आ जाए। तो वो भी कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल वॉलंटियरली चाहिए, भी क्यों काम नहीं? कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत जी। वॉलंटियर्स चाहिए। ठीक है जी, शाहिद लॉन साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन अल्लाह वाले ट्रस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं और इसी तरह काम करते रहें। जनाब अल्लाह वाले ट्रस्ट के हवाले से बात कर रहे थे, और इन्हीं जैसे लोग जो हैं वो अल्लाह वाले होते हैं, जिनको सही में कहा जा सकता है। तो हम लोगों को भी अपना जो है किरदार निभाना चाहिए और इस तरह के इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और इनके साथ मिलकर जो ये फुकदान है इसको कम करना है हम लोगों ने। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, और अब कुछ बात हो जाए कानून और इंसाफ के हवाले से। तो आपको पता है कि कानून और इंसाफ पाकिस्तान में मिलना ना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। और कुछ दिन पहले हमने देखा था बार और बेंच, दो ऐसे इदारे होते हैं जिन पर कानूनी निज़ाम इन्हिसार करता है। बार वकला की तंजीम होती है और बेंच जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदालतों के जजेस साहिबान को प्रेजेंट करता है। और इन दोनों इदारों में ना तवाज़ुन की भी बहुत ज़रूरत होती है, और अगर ये तवाज़ुन बिगड़ जाए तो अदालतें डिस्टर्ब होकर रह जाती हैं, और आम आदमी की जो कानून की निफाज और इंसाफ की फराहमी के हवाले से वकला और जजेस से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। लेकिन हम कई दफ़ा देखते हैं कि जब भी वकला बरादरी के मुतालिबात उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं माने जाते तो अदालतों का बाइकआउट कर दिया जाता है, अदालतों को ताले तक लगा दिए जाते हैं, और वकला की जानिब से जजेस पर हमलों जैसे बहुत से नाखुशगवार वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी अगर किसी शख्स को किसी दूसरे से तकलीफ पहुंचती है ना, तो वो अदालत का दरवाज़ा ही खटखटाता है, और इस सिलसिले में वो सबसे पहले वकील से रुजू करता है। तो ये दोनों फोरम अवाम के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार्स अपनी अपनी हदूद में रहते हुए काम भी करती हैं, और इन तंजीमों के बाकायदगी के साथ इंतखाबात भी होते हैं जिनमें वकला रहनुमा इलेक्शन लड़कर अपने ओहदों पर फाइज होते हैं। तो बार एसोसिएशन जो निज़ाम है वो अदल के लिए कितना ज़रूरी है और इनका किरदार कितना अहम होता है, इस पर आज हम बात करेंगे डिटेल में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरदार अकबर अली डोगर हैं, सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और हमें ज्वाइन किया है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं मोहम्मद अशफाक ने। अशफाक, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, और सर आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप लोगों ने इलेक्शन जीत ली है। मुझे बताइएगा कितना टफ था ये इलेक्शन जीतना, और वकला के हवाले से जो इलेक्शन होते हैं इनका मंशूर क्या पर लड़े जाते हैं, इनमें तो नहीं वो सियासत की तरह कोई भाईचारा या फिर जो पार्टीज़म इसमें तो नहीं नजर आता? इस तरह की बात नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा इलेक्शन तो बिल्कुल टफ नहीं था। अच्छा। मैंने जिस दिन से कैंपेन स्टार्ट की दोस्तों ने बहुत प्यार किया, बहुत मोहब्बत की, और मेरे दोस्त जहाँ जहाँ पे भी थे, ग्रुप के बाकी दोस्त, मेरी टीम, सब ने जहाँ जहाँ पे थे सब ने बहुत कोशिश की। अच्छा। और इतना प्यार दिया, और नो डाउट मंशूर के बगैर तो कोई आप इलेक्शन ना लड़ सकते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। और हमारा जो ग्रुप है इंडिपेंडेंट ग्रुप, उसने हमेशा वकला के वेलफेयर के हवाले से, दोस्तों से बाहमी राब्ते के हवाले से हमारा ग्रुप हमेशा पेश रहा है। वो खा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के हॉस्टल के हवाले से हो, वो खा जो सब्ज़ाज़ार की वो हमारे बुज़ुर्ग थे मियाँ इसरारुल हक साहब, उन्होंने कोशिश की। जिस हवाले से भी देखेंगे आज तक अगर बार में कोई एक्टिविटी हुई है, कोई कोशिश हुई है, कोई काम हुआ है तो हमारे ग्रुप ने किया। और जो कैंपेन होती है हमारी वो उस साल की नहीं होती जिसमें हम कैंडिडेट होते हैं, उसमें हमारे दोस्त वकला, चूँकि हमारा दोस्तों के दरमियान इलेक्शन होता है और दोस्त एक दूसरे से बखूबी आगाह भी होते हैं कि किसका माजी क्या है और वो किस तरह का है, और वो चीज़ काम करेगा आगे और वो चीज़ बड़ा मैटर करती है। और अगर कोई बार का ओहदेदार पहले रह चुका है तो उसका वो वाला जो साल है या 5 साल है सॉरी वो भी बहुत मैटर करता है। अगर वो बार काउंसिल में रहे हैं तो वो 5 साल उनके कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, अगर वो एसोसिएशन में रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में या लाहौर बार में तो वो भी चीज़ें उनकी मैटर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो कैंपेन होती है, और चूँकि दोस्तों के दरमियान होता है
और अमंग द फ्रेंड्स जो जिसको बेहतर समझती है कम्युनिटी वो उसको इलेक्ट कर देती है। अशफाक, आपसे जानना चाहूँगी इसका अहवाल इलेक्शन का, कि कैसा अहवाल रहा, कितनी गहमा गहमी थी वहाँ पर, वकला बरादरी आ रही थी, ज़्यादा पुरजोश कौन सी ग्रुप आपको नजर आया, कौन से ग्रुप जो थे वो मद्दे मुकाबले थे? देखें, दो ग्रुप हैं वकला में, इंडिपेंडेंट ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप का दूसरा नाम या पहला नाम आप कहें आसमा जहांगीर ग्रुप। ओके। और इसी तरह से दूसरा ग्रुप है प्रोफेशनल ग्रुप, जिसको हामिद खान ग्रुप कहा जाता है। ठीक है। तो इस मरतबा जो सदारत के ओहदे पर इलेक्शन हुआ, ये आप ये कह सकती हैं कि यकतरफा इलेक्शन था। तारीख में पहली मरतबा सरदार बडोगर साहब ने बतौर सदर 2605 वोटों से मुखालिफ कैंडिडेट को शिकस्त दी। तो ये एक हिस्टोरिकल विक्ट्री थी, और ना सिर्फ ये इनके लिए बल्कि इनके ग्रुप के लिए बहुत बड़ा ये एजाज़ था कि इतने बड़े मार्जिन से इन्होंने शिकस्त दी। और इसके साथ साथ इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि आसमा जहांगीर ग्रुप के जितने भी ओहदेदार मतलब मुंतखब होते हैं, तो वो जो वकला से वादे किए जाते हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए उनको पूरा किया जाता है। लाहौर बार के इलेक्शन में हमने पिछली मरतबा देखा कि हामिद खान ग्रुप के जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे रऊस समी साहब, उन्होंने कामयाब किया, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, जिसकी वजह से उनको तरीही कामयाबी मिली थी। तो अब जब लाहौर हाईकोर्ट बार में थोड़ा सी तब्दीली ये आई कि यहाँ पर जो कैंडिडेट था उस हवाले से भी काफ़ी चीज़ें सामने आई थी, और ख़ास तौर पर सरदार अकबर डोगर साहब के हवाले से भी ये थी कि ये बड़े ही धीमे मिजाज के और इनके जो ताल्लुकात थे दोस्तों के साथ वो बड़े बेहतरीन थे। और इस वजह से 2605 वोटों से इन्होंने मुखालिफ कैंडिडेट को शिकस्त दी। एक बात, और दूसरी बात, इस आसमा जहांगीर ग्रुप के हवाले से भी मैं ये बात कहूँगा कि इन्होंने हमेशा जो बार और बेंच के जो ताल्लुकात हैं इनको मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश की है। जब मुंतखब हो जाते हैं ये, तो फिर ये नहीं देखा जाता कि कौन सा ग्रुप हामिद खान का है और कौन सा आसमा जहांगीर का, फिर पूरी कम्युनिटी के लिए काम किया जाता है ताकि उसका फ़ायदा कम्युनिटी को हो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चीज़ देखनी ज़रूरी है, सरदार अकबर डोगर साहब यहाँ पर मौजूद है, मुंतखब होने के बाद पहली बार ये आए हैं हमारे प्रोग्राम में। तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो साइलिन को मुश्किलात होती हैं वो वकला की गैर ज़रूरी हड़तालों की वजह से होती हैं। और मतलब एक बंदा राजनपुर से चला है, जब वो लाहौर पहुंचा पता चला जी आज तो हड़ताल है, आज केस नहीं होगा। इसी तरह से लाहौर की सेशन अदालतों में भी इस तरह के मामलात हैं। तो मैं ये इनसे दरख्वास्त करूंगा कि हड़तालों के हवाले से वाज़े पैगाम दें और ये बताएं कि हड़तालें नहीं होंगी, ताकि साइलिन और वकला को इस हवाले से मिले सहूलत मिले, और उनके जो उनको बरवक्त इंसाफ की फराहमी का जो आपके मंशूर में शामिल था कि हम बेंच के साथ ताउन करेंगे, उस हवाले से भी आज यहाँ पर ऐलान करें। बिल्कुल ऐसे ही है सर। क्या कहेंगे वकला के हवाले से? मैं जानना चाहूंगी वो कौन कौन से मसाइल हैं जो उन्हें दरपेश होते हैं और जिसके हवाले से आपने सबसे पहले तरजीह हाथ में रखा हुआ है कि मैंने तरजीह पे ये मसाइल निपटाने हैं? हमारे एक तो जैसे इशफाक साहब बात कर रहे थे, बेसिक चीज़ ये है कि हमने लिटिगेंट का ख्याल करना है। ओके। और उसमें ये भी शामिल है, गैर ज़रूरी हड़ताल वाली बात भी शामिल है, ताकि जो केस फिक्स होते हैं सॉरी जो केसेस फिक्स होते हैं उनकी सुनवाई हो। नहीं एक बंदा भक्कर से, मियाँ वाली से, सीचा बदनी से, आरिफ वाला से इतना ट्रैवल करके आता है और यहाँ पे आके उसका केस ना सुना जाए या लेफ्ट ओवर हो जाए, तो वो बड़ी तकलीफ दे बात है। इसी तरह वकला के लिए भी है कि आप सुबह 9 बजे से कोर्ट में बैठे और 2 बजे आपका केस लेफ्ट ओवर हो गया, तो आपने बाकी सारा दिन कोई काम नहीं किया। इसमें होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो हमारे पुराने केसेस जितने बड़े हुए हैं उनके फैसले होने चाहिए, और जिसमें जैसे ये क्रिमिनल केसेस के हवाले से जो डेथ के केसेस हैं जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केसेस हैं, उनमें तो काफ़ी रैपिड प्रोसीडिंग हो रही है, जबकि दूसरी साइड पे सिविल या जो जिन केसेस की सज़ा कम है 5 साल 7 साल 10 साल, उसमें थोड़ी दिक्कत है हमें, उन लोगों की सुनवाई प्रॉपर नहीं हो रही। और इसी तरह जो लोगों के प्रॉपर्टी के मसाइल हैं उनको भी जल्द उनकी समाअत होनी चाहिए, उनके फैसले होने चाहिए, ताकि जो जिसका राइट है उसको मिलना चाहिए। हड़तालों के हवाले से जरा बताइए। हड़तालों की बात है, हड़तालों की मैं पहले इस बार का सेक्रेटरी रह चुका हूँ 2012 में, और उस साल में टोटल 4 दिन स्ट्राइक हुई थी। अच्छा। और वो भी नेशनल इश्यूज़ पे हुई थी। हमें तो बिल्कुल शौक नहीं होता कि हम स्ट्राइक करें, लेकिन बाज़ औक़ात हालात इस तरह के हो जाते हैं कि वो मजबूरी बन जाती है कि नेशनल इशू पे। और दूसरा आप अभी फरमा रही थी कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जब कोई बात नहीं होती, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं होती, हमारी ख्वाहिश सिर्फ यही है कि हम जिसके लिए आए हैं, जिस काम के लिए इलेक्ट हुए हैं, हमने वो करना है। जो अगर बार और बेंच का जो मामला है ना, उनका ताउन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन हम कई बार बेशतर दफा ऐसे देखते हैं कि दोनों एक ही पेज पर नहीं आ रहे होते, जिसकी वजह से जो भुगतना पड़ता है वो साइलिन को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। वो बाज़ औक़ात होता है कि अगर कोई दोस्त जो
एक्सपीरियंस के हवाले से जिनके मामलात होते हैं, जो शायद इतने प्रैक्टिसिंग नहीं होते, तो जब वो इलेक्ट होते हैं तो मसाइल होते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग वकील हूँ और मेरी कैबिनेट भी जो जितने लोग हैं वो सारे प्रोफेशनल और प्रैक्टिसिंग हैं। ठीक है। तो हमारी बिल्कुल ना ख्वाहिश है ना हमारी कोशिश होगी गैर ज़रूरी हड़ताल हो। हमारा मकसद सोल यही है कि लोगों को इंसाफ फराहम करना, और उस सिस्टम का हम हिस्सा है। और अगर किसी नेशनल इशू पे स्ट्राइक करनी पड़ती है तो वो तो मजबूरी होती है हमारी, अदरवाइज़ तो हमें तो बिल्कुल हम लोगों के मसाइल समझते हैं। जो लोग ट्रैवल करके आते हैं, जहाँ आके फिर वो शाम को वापस जाते हैं, और वो बिल्कुल हमें उससे बखूबी आगाह हैं और हमें उनकी तकलीफ़ का भी अंदाज़ा है, और हमारी कोशिश भी होगी कि गैर ज़रूरी स्ट्राइक ना हो। लेकिन अगर हालात होते हैं इस तरह के और मजबूरन करनी पड़ती है तो फिर अदरवाइज़ हमें, तो मैंने अर्ज़ किया कि पूरे उस साल में जब मैं सेक्रेटरी था सिर्फ 4 दिन की स्ट्राइक हुई, और वो भी नेशनल इशू। अच्छा। यानी सरदार साहब ये कह रहे हैं कि गैर जरूरी हड़ताल कोई नहीं होगी। जैसे एक किसी वकील का कोई जाती मसला होता है या कोई जाती मामलात होते हैं, तो नेशनल इशू पे हड़ताल होगी, ठीक है, जाती मामलात में हड़ताल नहीं होगी। ये सरदार साहब ये आप ऐलान करके जा रहे हैं आज कि नेशनल इशू कोई बड़ा होगा तो तभी आप लोग हड़ताल या हमें हमारे पास पर्सनल वजह की। देखिए, पर्सनल वजह हमारी है नहीं कोई। अच्छा, ठीक है। हमारी कोई पर्सनल वजह नहीं है। हमारा इस कम्युनिटी के लिए हमने आवाज़ उठानी, हमने उनके लिए काम करना है। अगर हमारी कम्युनिटी के लिए ज़रूरी होगा, हमारे वकला के लिए ज़रूरी होगा तो उस पर हम ज़रूर करेंगे। अदरवाइज़ मैं कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट में वैसे भी स्ट्राइक बहुत कम होती है। ये नहीं होता कि आए दिन हाई कोर्ट में स्ट्राइक हो। शायद पिछले साल में भी कोई गिने चुने दिन होंगे जिनमें स्ट्राइक होगी। तो हाई कोर्ट में बहुत कम है ट्रेंड ये, और हमारी कोशिश होती है कि हम बिल्कुल। दूसरा मुझे सर बार और बेंच के हवाले से बता दें कि उस पे अब आपकी क्या सोच है। और हाई कोर्ट में हाल ही जो जजेस की असामियां है उस हवाले से भी हमें बता दें। बिल्कुल, जजेस की असामियां तो अगर पूरी हों तो लोगों को इंसाफ की फराहमी में आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि जो होता ये है कि जो जजेस अपॉइंट हुए हुए हैं, जो जज साहबान काम कर रहे हैं, अब बाद जज साहबान, जस्टिस साहबान की लिस्ट तो 100 से ज़्यादा की है, 150 की लिस्ट है, काज लिस्ट। और बहुत सारे जज साहबान जो काम करते हैं और उनकी कोशिश भी होती है कि वो अपनी पूरी की पूरी लिस्ट जो है एग्जॉस्ट करें और लोगों की सुनवाई हो उनकी और उनको इंसाफ फराहम हो सके। लेकिन हर बंदे, जज साहब भी तो आखिर वो एक इंसान है और उन्हें अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम करना है। अगर 60 जजेस की तादाद है और उसमें 45 या 50 मौजूद होंगे, 10 या 15 सीटें अगर खाली पड़ी हुई हैं, अगर वो भी पूरी की 60 तादाद होगी तो उनके लिए उनका भी लोड कम हो जाएगा और लोगों को भी जो इंसाफ मिलने में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए जजेस की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन मेरिट पे होनी चाहिए। जो अच्छे और कॉम्पिटेंट जज हैं उनको आना चाहिए, जो कि आके काम कर सकें, जो डिलीवर कर सकें। इंटेग्रिटी के हवाले से भी चीज़ों को देखना होगा अपॉइंटमेंट के लिए। तो अगर अच्छे कॉम्पिटेंट इंटेग्रिटी वाले जज साहबान आते हैं और जिनका एक्सपीरियंस भी है काम करने के हवाले से, तो लोगों को इंसाफ की फराहमी में आसानी होगी और उनके केसेस जल्दी टेकअप हो जाएंगे। अशफाक, आप मुझे बताइए, मतलब ये क्या मामलात क्या होते हैं? जैसे बार और बेंच के हवाले से मैं बात कर रही थी, इंसाफ की फराहमी के लिए दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रुकावटें कहाँ आती हैं? रुकावटें यहाँ पर आती हैं, जैसे लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की असामियाँ इस वक्त खाली हैं, तो उन असामियों को पूरी करने के लिए बार का एक ही बात होती है। बार ये नहीं कहती कि हमें हिस्सा दिया जाए, बार ये भी नहीं कहती कि हमारे पसंद के जज लगाए जाएं। बिल्कुल। बार ये कहती है कि हमसे मुशावरत की जाए। अच्छा। और ऐसे जज आने चाहिए जो जिनके कैरियर पर कोई दाग ना हो, जिनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, साफ और शफाफ तकर्रियाँ होनी चाहिए। माजी में भी हमने देखा कि जब जजेस की तकर्रियाँ की गई तो बार को ऑन बोर्ड लिया गया। जब यहाँ पर साबिक चीफ जस्टिस थे मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने भी बार को ऑन बोर्ड लिया और मुकम्मल मुशावरत की, उसके बाद जजेस की तकर्रियाँ की गई। तो अब इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में तकरीबन 14 के करीब असामियाँ जजेस की खाली हैं, जिनको पूरा करना है। 15 असामियाँ तकरीबन हो जाएंगी इस साल, 15 टोटल हो जाएंगी और उन तकर्रियों को फिल करना है। और उस मामले पर बार का मुतालबा ये है कि बार से मुशावरत की जाए और तवील मुशावरत की जाए, ताकि उन तकर्रियों को मेरिट और साफ और शफाफ बुनियादों पर पूरा किया जा सके। एक चीज़ तो ये देखने में आती है, और दूसरी चीज़ बार के अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर हुकूमत की जानिब से बार को जो फंड कानून के मुताबिक दिया जाता है वो भी नहीं इनको दिया गया था पिछले साल, अगर सरदार साहब बता सकें तो। और अब की बार तो सरदार साहब खुद आगे हैं। अब देखें अब ये किस तरह से इनको गवर्नमेंट फंड करती है। अच्छा। और उनको बाकायदा पिछली मरतबा बार को लाहौर हाई कोर्ट से रजू करना पड़ा था कि बार को जो फंड है वो नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वकला की फलाह बहबूद के लिए और इसके साथ साथ जो बार के मसाइल हैं वो हल नहीं हो पा रहे। अच्छा। एक तो ये चीज़ सामने आ रही है, और अब दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो वकला की पार्किंग का मसला है। आपने गुजरी होंगी माल रोड से, पूरी पार्किंग दोनों साइडों से मुकम्मल तौर पर पैक होता है और गाड़ियां सड़कों पर लगी होती हैं और कोई
अभी तक लाहौर हाई कोर्ट के इर्द गिर्द कोई पार्किंग प्लाजा नहीं बन सका। अच्छा। क्योंकि रोजाना की तादाद में आप देखें 20 से 30 हज़ार वकील ने या साइलिन यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट आते हैं। अब उनके लिए ये गाड़ियों की और मोटरसाइकिलों की पार्किंग ये भी इंतजामिया ने करना है, लेकिन इसके बावजूद नहीं हो सका। और ख़ास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही एक जदीद पार्किंग लिफ्ट लगाई गई है। अच्छा। जो आजकल चल रहा है, नया सिस्टम चल रहा है, पिछले 4 माह से वो ख़राब है। और उसको ठीक करने के लिए मुतअद्दिद मरतबा सेक्रेटरी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को और कमिश्नर को लेटर लिखे जा चुके हैं, लेकिन कोई अमल दरअमल नहीं हुआ। तो ये सारे मसले मसाइल हैं, ये अब सरदार साहब देखें किस तरह से अशफाक ने बहुत सारे मसले जो है आप लोगों के वो निशानदेही उनकी की है और कब हल होंगे? जी बिल्कुल, हमें तो पूरी तरह आगाह हैं, हमें रोज़ उसको खुद भुगतना पड़ता है। हाँ। और हम चूँकि तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है जी, पार्किंग ख़ास तौर पे प्रेफरेबली, और इसी तरह बाकी जो हमारे मसाइल हैं उन पर पूरी कोशिश करेंगे। और मेरा और मेरी कैबिनेट का एक ही एजेंडा है कि हमने अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना है। जैसे मेरे भाई अभी मुशावरत के हवाले से बात कर रहे थे, तो वो मुशावरत जो एलिवेशन के हवाले से मुशावरत है, उसमें हमें तो कोई उससे हमें नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर मुशावरत की जाती है तो उसमें प्रॉपर जो है उसमें हम बता सकते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त जब प्रोफेशन में आते हैं तो तब से हम एक दूसरे से वाकिफ होते हैं कि कौन कितना कॉम्पिटेंट है, इंटेग्रिटी के हवाले से उसके काम कितना किया है उसने। तो ये मुशावरत जो है, मैं समझता हूँ कि इसका फ़ायदा अपॉइंटमेंट के हवाले से और आगे जब अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो इंसाफ की फ्राहमी के हवाले से ये बेहतर है। हाई कोर्ट के हवाले से मैं कहूँगा हमारा तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारा तो अगर मुशावरत हमारे से की जाती है तो हम ये बता सकते हैं कि ये सब कॉम्पिटेंट हैं, ये इंटेग्रिटी वाले हैं, ये डिलीवर कर सकेंगे, या अगर कोई इस तरह के हैं तो उसके हवाले से भी बताया जा सकता है कि ये मामलात हैं। तो हम तो इंशाअल्लाह जो हमारी कम्युनिटी के लिए बेस्ट हो सकेगा वो करेंगे, जो हमारे इदारे के लिए बेस्ट हो सकेगा वो कर सकेंगे, जो सिस्टम के लिए बेस्ट होगा। लेकिन कम्युनिटी के हवाले से जैसे आपने बात किया, लेकिन शिकायत लोग यही करते हैं कि पाकिस्तान में जो इंसाफ की फराहमी है ना वो बहुत ज़्यादा डिले होती जा रही है। मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या वजह आपको इसकी लगती है? क्या क्योंकि लोग कहते हैं कि तारीख पे तारीखें हमें मिल रही होती हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? बार बेंच है, किसकी जिम्मेदारी? वजह सबसे बुनियादी वजह तो ये है कि जजेस की तादाद पूरी हो। ठीक है, पूरी होगी तो ये मामला हल हो जाएगा, बहुत हद तक हल हो जाएगा। अच्छा। हाई कोर्ट यानी रुकावट बर वक्त इंसाफ की फराहमी में रुकावट की एक वजह ये भी है कि हाई कोर्ट से लेके नीचे लोअर कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट में, मैजिस्ट्रियल लेवल तक अगर तादाद पूरी होगी। और देखें, अगर एक जज साहब की काज लिस्ट 200 की है, ठीक है, तो वो एक दिन में 200 केसेस में क्या करेंगे? ठीक है, अगर उसकी 40-50 की है काज लिस्ट तो वो डेफिनेटली उसकी कोशिश भी होगी, कुछ उसमें फैसले वाले केसेस होंगे, कुछ में शहादत रिकॉर्ड, मैं ये लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूँ, कुछ में शहादत रिकॉर्ड होनी होगी, ठीक है, और कुछ में सिंपल किसी का जवाब आना है या कोई इस तरह का। तो उसमें ये है कि वो जो अगर 40-50 केस लगा हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ होगी प्रोसीजर। और अगर 200 की काज लिस्ट है, 200 की काज लिस्ट पे तो आप अगर उसको अर्जन करते हुए उसकी रीज़न ही लिखेंगे 2-2 लाइनों की और उस पर साइन करेंगे, आप उस पर देखें कि कितना टाइम चाहिए होता है। मैं समझता हूँ कि बुनियादी चीज़ ये है कि अहल, काबिल, इंटेग्रिटी वाले जज साहबान की अपॉइंटमेंट जो है वो बेसिक चीज़ है। और उसके बाद जो है वो केस मैनेजमेंट जो है इस तरह के वो देखा जाए कि पुराने केसेस जो है लोगों के और कौन से ज़रूरी हैं। हमारे थोड़ा सा टेंडेंसी, माजरत के साथ मुझे ये भी करना पड़ेगा कि हमारे जो फॉल्स लिटिगेशन का भी बहुत ट्रेंड है। बहुत सारी हमारी सोसाइटी इस तरह की कि कई केसेस हम कर देते हैं इस वजह से कि चलें अगले बंदे को हमने परेशान तो करेंगे ना, हम ये देखते नहीं हैं। और हमें उस चीज़ पे भी थोड़ा, सोसाइटी को भी थोड़ा इस हवाले से अवेयर होना चाहिए कि जो ज़रूरी है, जो आपका बनता है। इस सोसाइटी में 2 तरह के लोग हैं, एक वो हैं जिनका राइट बनता होता है और वो कहते हैं अब मैं कोर्ट में क्या जाऊँगा, रीज़न क्या है जी, मोहल्लेदारी है, मोहल्लेदारी है, मेरी फैमिली है, मेरे भाई हैं, दूसरा है, तीसरा है। और एक वो इस तरह के भी हैं कि जो ढूंढते फिरते हैं कि हमने कोई केस फाइल करना है और हमने कोर्ट कचहरी जाना है। तो ये इस तरह का है। तो थोड़ा इस हवाले से सोसाइटी की अवेयरनेस हमें थोड़ा थोड़ा ये हो जाए कि ये अगर हम फॉल्स केस जो फाइल कर रहे हैं, हम अपने लिए भी परेशानी पैदा कर रहे हैं, हम दूसरे फ्रीक के लिए तो कर ही रहे हैं और कोर्ट का वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही टेंडेंसी की सर आपने बात की है, तो बात कर दी है सरदार साहब ने, लेकिन जो गैर जरूरी रिट पिटीशनें दायर की जाती हैं लाहौर हाई कोर्ट में, मुतअद्दिद मरतबा लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ये कह चुके हैं कि गैर जरूरी रिट पिटीशन और अपनी शोहरत के लिए इस तरह की पिटीशन दायर करके अदालतों का वक्त ज़ाया ना करें। उस वाले बिल्कुल ऐसे भी हमारे कुछ दोस्त हैं
कि वो करते हैं। तो उस हवाले से आपने फिर कुछ सोचा कि इनके खिलाफ या इस हवाले से क्या इकदाम कैसे उठाने देखिए, हैं? आप उस पर बात कर सकते हैं, आप किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते, तो या कोर्ट ने देखना है क्या है ये बनता है या नहीं बनता। अच्छा। ठीक है, उसमें तो कोर्ट देखेगी कि अगर नहीं बनता तो उसको लिमनी फारिग हो जाना चाहिए, वक्त भी बच जाएगा कोर्ट का भी, और वो प्रोलॉन्ग जो है उस पर हेयरिंग जो वक्त ज़ाया होना वो भी नहीं होगा। लेकिन जो ज़रूरी है, जो बंदा इंसाफ लेने के लिए आया है, और होता ये हमारे यहाँ ये भी मसला है कि बाज़ औक़ात टेक्निकलिटीज़ की वजह से एक बंदा हाई कोर्ट में, चलें लाहौर के लोग तो उनके लिए आसानी है, जो दूर दराज के लोग हैं हर बंदा इतनी आसानी से नहीं आ जाता। उसके लिए आना, यहाँ पे आके काउंसिल एंगेज करना, केस करना इतना आसान नहीं होता। और उसमें मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा जज साहबान से कि उसको ज़रूर देखना चाहिए कि अगर उसका कुछ हो सकता है, कुछ पॉसिबल है, कोई रिपोर्ट मंगवाने में, कोई डायरेक्शन करने में, कोई, ताकि अगर वो बंदा जब यहाँ पे हाई कोर्ट पहुँच के भी किसी इदारे के खिलाफ, खा वो पुलिस है, खा वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, खा कोई और इदारा है, अगर जब हाई कोर्ट भी आता है और टेक्निकल रीज़न की वजह से उसकी सुनवाई नहीं होती कि नहीं जी ये तो आपका बनता नहीं है, तो वो इदारा फिर जो पहले तो जो उसके साथ हो रहा होता है वो हो ही रहा होता है, फिर उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए मसाइल बढ़ जाते हैं। इन चीज़ों को भी हमें थोड़ा देखना है कि हर बंदा यहाँ पे दूर दराज से हाई कोर्ट इतनी आसानी से नहीं आ जाता। अगर कोई आया है तो जो कुछ उसके लिए हो सकता है, कहीं डायरेक्शन देने से हो सकता है, रिपोर्ट मंगवाने से हो सकता है, तो उसके लिए ज़रूर कोशिश करें। ठीक है जी। सरदार अकबर अली डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशफाक ने भी हमें ज्वाइन किया था। अशफाक, आपका भी बेहद शुक्रिया, और सर आपका भी बेहद शुक्रिया। और जनाब वकला बरादरी के हवाले से हम बात कर रहे थे, इलेक्शन हुए और उसमें इन्होंने जो है सदर की नशस्त के हवाले से जो है वो जीत चुके हैं। अब हमारा सेगमेंट हो चुका है बुक्स के हवाले से कि बुक नगरी है ये हमारा सेगमेंट, जिसमें हम आपसे कोई ऐसी बुक्स होती हैं जिनसे हमें कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में सबक ज़रूर मिल रहा होता है, उनसे आपका तारुफ़ कराते हैं। और आज जिस बुक का हम आपको तारुफ़ करवाने वाले हैं उसका नाम है मैं हूँ नजूद, और डॉक्टर फरजाना रियाज हैं जो हमारा इस बुक के साथ तारुफ़ कराएंगी। तो चलिए फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की बुक का तारुफ़ सुनते हैं उनसे। जी डॉक्टर फरजाना। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरजाना रियाज है। आज मैं जिस किताब के तारुफ़ के लिए हाज़िर हुई हूँ वो एक बहुत मशहूर नावल है और एक बच्ची की कहानी है, एक बाहिम्मत और बाहौसला बच्ची की कहानी, जिसके बारे में हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि मैंने नजूद अली जैसी बच्ची आज तक नहीं देखी जिसने हिम्मत और हौसले की मिसाल कायम कर दी। इस किताब का नाम है मैं हूँ नजूद। ये 10 साला बच्ची की कहानी है। इसका ताल्लुक यमन से है और इसको सबसे पहले बुनियादी तौर पर इसकी वकील शादा नासिर थी। उन्होंने ही इसको इंटरनेशनल लेवल पर और मीडिया पर लेकर आई इस बच्ची की कहानी को, और इसको सबसे पहले एक फ्रांसीसी नॉवेल निगार जिनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, डॉल्फिन मिनुएल ने इसको सबसे पहले इस कहानी को लिखा। इसके बाद ये फ्रेंच राइटर थी। इसके बाद मोहम्मद हसनैन साकिब जिनका ताल्लुक भारत से है, उन्होंने इसका तर्जुमा किया। मोहम्मद हसनैन साकिब साहब ने बहुत से नावल लिखे, बहुत सी तहरीरें लिखी। उनको अंग्रेज़ी, फ़ारसी, उर्दू, मराठी ज़ुबान पर अबूर हासिल था, हत्ता कि उन्होंने नात की लुगत भी पेश की और तहरीर की। अब ये नावल जो है वो बुनियादी तौर पर मैं ये समझती हूँ कि नजूद अली हमारे माशरे में आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। सिर्फ हमारे माशरे में नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में आज भी नजूद अली जैसी लड़की जो है वो जुल्म सितम का शिकार है। हमारे यहाँ आज भी बहुत छोटी बच्चियों की शादी उधेड़ उम्र शख्स के साथ कर दी जाती है। नजूद अली भी 10 साल की थी और इसकी शादी 30 बरस के उम्र के एक उधेड़ उम्र के शख्स के साथ कर दी गई। और फिर वही होता है जैसा कि हमारे माशरे में होता है, जहाँ जहालत बहुत ज़्यादा होती है और वो बच्ची जुल्म सितम का, सास ससुर का, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम का, उन तमाम जुल्म सितम की भीड़ चढ़ जाती है। लेकिन नजूद अली जैसी एक ऐसी बाहिम्मत बच्ची जिसने अपनी ज़िंदगी को खुद से जीना सीखा, जिसने ख्वाब देखा कि वो अपने आप को कुर्बान नहीं करेगी, जिसने ये सोचा कि मेरी ज़िंदगी मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारूंगी, सबका अपनी ज़िंदगी के ऊपर पूरा हक है, और उसने आवाज़ उठाई, बाहर निकली और उस जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना सीखा। उसने ख़ुद नहीं बोलना सीखा, उसने सिर्फ अदालत में अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई,
उसने दुनिया भर में मौजूद नजूद अली जैसी बच्चियों के लिए हक में बोला। उसने दुनिया भर में मौजूद नजूद अली बच्चियों जैसी उनको हिम्मत और हौसला दिया कि वो भी सामने आए और अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। और उसने ये सोचा कि हम बहुत सी बच्चियां जो आज भी गुर्बत, जहालत और बिल्कुल वो जो एक हमारी पुरानी रस्म व रिवाज के उनके शिकार हो जाती हैं, उस माशरे में अपनी ज़िंदगियों को कभी ख़ुदकुशी कर देती हैं, कभी उनको उनके बच्चों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता है, उन तमाम बच्चियों के लिए एक मिसाल बनी। और मैं चाहती हूँ कि आज भी नजूद अली जैसी बच्चियाँ जो हैं वो सामने आएँ और इस तरह से हिम्मत से और हौसले से अपनी ज़िंदगी की जंग को जीतें, जुल्म के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, डॉक्टर फरजाना रियाज, शायरा और मुसन्निफ़ा हमारे साथ मौजूद थी और आज उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी किताब थी, यमन की एक बहादुर बच्ची है 10 साल जिस पर ये किताब लिखी गई है, मैं हूँ नजूद, उसका तारुफ हमारा और आपका करवाया है इस किताब से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और आप अब ज़रूर इस किताब को ख़ुद भी पढ़ेंगे और आप फिर खुद पढ़ के भी हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, चलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कानूनी मामलात के हवाले से। तो वकालत और पुलिस दो ऐसे शोबे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम होते हैं, लेकिन इन महकमों के बारे में ना जनरल पब्लिक की जो राय है इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन इन महकमों में अब हाईली क्वालिफाइड लोग भी आ रहे हैं जो कि महकमे की रेपुटेशन बेहतर बनाने के लिए खुश आइंद बात भी है ये। और आज हम आपकी मुलाकात लाहौर पुलिस की फोर्स के एक ऐसे काबिल, होनहार और मेहनती नौजवान से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने बतौर सब इंस्पेक्टर अपनी खिदमात सरअंजाम देते हुए मुकाबले के इम्तिहान यानी CSS में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की है। और कानून की आला डिग्री रखने वाले सब इंस्पेक्टर राना अहमद हफीज ने मुकाबले का इम्तिहान पास करके विफाकी सिविल सर्विसेज के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। और गुज़श्ता जो CCPO फयाज अहमद यूं की जानिब से उनके एजाज में तकरीब का इनकाद भी किया गया था। तो पुलिस सब इंस्पेक्टर से एक CSSP ऑफिसर तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, ये हम उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त राना अहमद हफीज मौजूद है। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन कि आपने जो है ये मुकाबले का इम्तिहान बड़ा मुश्किल होता है पास कर लिया। कैसे ख्याल आया कि आपने एक ऑलरेडी आप एक ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपने मुकाबले का इम्तिहान भी पास करना है? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB ऑनर्स की डिग्री ली थी और उसके बाद मेरे माइंड में तब भी था कि मैंने CSS करना है, लेकिन अल्लाह ने मुझे 2-3 अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी, लेकिन मेरा पुलिस को मैंने खुद चूज़ किया। मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल सेलेक्ट हुआ, एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ डिग्री के फ़ौरन बाद। लेकिन मैंने पुलिस को ज्वाइन किया और उसके साथ मैंने कोशिश की कि मैंने अब जो अपना ड्रीम है उसको अपना गिव अप नहीं करना और मैंने इसके साथ ही कंटिन्यू करना है। और अल्लाह ने मुझे फिर कामयाबी दी और मेरे ऑफिसर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आज इंस्पिरेशन कौन बना आपके अहमद इस सारे प्रोसेस में, इस सारी जर्नी में? मैम, इंस्पिरेशन तो काफ़ी लोग होते हैं, हाँ। लेकिन अगर हम पुलिस फोर्स की बात करें तो कैप्टन लियाकत साहब SSP एडमिन थे CCPO ऑफिस में। अच्छा। तब मैं बड़ा एक दफ़ा डिसहार्ट हो गया था पुलिस की जॉब से और मेरी स्ट्रगल जो सी है एकेडमिक्स की तरफ वो मुतासिर हो रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इनकरेज किया और उन्होंने मुझे गाइड किया एकेडमिक्स में भी, सोशली भी उन्होंने मुझे अपलिफ्ट किया। तो मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट उनको देता हूँ। और उसके साथ मेरे माँ बाप की प्रेयर्स और मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा रोल था। मैं ये समझता हूँ कि मुझे अच्छी डायरेक्शन और मेरे दोस्तों के रोल की वजह से कामयाबी मिली और आज मैं आपके पास इस टाइम इंटरव्यू दे रहा हूँ। लेकिन अहमद मुझे बताइए कितना टफ था, मतलब ड्यूटी के साथ साथ फिर आपने मुकाबले के इम्तिहान देने थे, उसके लिए आपने तैयारी भी करनी थी, कितनी मुश्किल ये जर्नी थी, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े इस सारी ड्यूरेशन में? जर्नी तो टफ होती है। वो मेरे एक मेंटोर हैं, हमारे टीचर अजहर साहब, वो कहते थे कि कोई भी चीज़ जिसकी वर्थ होती है उसको अटेन करने के लिए आपको फिर कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ता है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैंने सेक्रीफाइस किए, मैंने सोशल मीडिया कभी नहीं यूज़ किया, वो मेरा टाइम मैंने पढ़ाई पे लगाया। मैंने इवन फेसबुक का अकाउंट 3 साल बाद अब मैंने चलाया, ट्विटर पे मैं अब आया
ठीक है, क्योंकि मैंने वो सारा टाइम अपना पढ़ाई पे लगाया। मैं जॉब करता था, उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता था घर आके मेरा टारगेट होता था उसको मैं अचीव करता था, चाहे 2 घंटे की नींद क्यों ना सेक्रीफाइस करनी पड़े। तो इस तरह समहो छोटे छोटे टारगेट सेट करके कामयाबी मिलती रही और अल्लाह ने फिर ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में अल्लाह ने मुझे कामयाबी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जी, पास कर लिया, मतलब आपने अपने माइंड में शुरू से ही रखा हुआ था कि आपने सीएसएस क्लियर करना ही है। जी जी, ये शुरू से रखा था, ऑल्दो ये टफ था। हाँ। लेकिन दोस्तों की डायरेक्शन की वजह से, गाइडेंस की वजह से और ऑफिसर्स के जो मेरे साथ रवैया था और जो उनसा मेरे साथ अच्छा इन्वायरमेंट था, उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे फिर आपके लिए इशाया भी रखा गया आपकी सक्सेस के बाद, तो कैसा फील हुआ, कितना प्राउड आपको वो मोमेंट था आपके लिए? वो मैम जोन सा वो इशाया रखा था, मतलब टी पार्टी का अरेंज किया था सीसीपीओ ने, तो वो इतना प्राउड मोमेंट था कि मैं अपनी ज़िंदगी में सोच नहीं सकता था कि मुझे पुलिस इतनी इज्जत देगी, और मैं सोच नहीं सकता, मेरे अदारे ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर मरहले पे। तैयारी के स्टेज पे भी उन्होंने सपोर्ट किया और जब सक्सेस हुई तो उसको बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। और जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ वो लाहौर में ही है, मराका। अच्छा। और वहाँ पे इवन सब इंस्पेक्टर भी पहले कोई डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ था, तो अच्छा। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये सफ़र, लेकिन मेरे ऑफिसर्स ने मुझे गाइड किया और मैं जैसे पहले भी जिक्र कर रहा था कि मेरे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा गाइड किया है, क्योंकि मेरे ख्याल में सीएसएस या कोई भी जर्नी उसमें कामयाब होने के लिए सबसे जो सी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डायरेक्शन की। डायरेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन लेस स्टडी करेंगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा। और वो डायरेक्शन मुझे गाइडेंस मिली दोस्तों की तरफ से। हसन मेरा रूममेट था, वो मुझे सपोर्ट करता रहा। अच्छा। ठीक है, तो मैं अपनी जो सी कामयाबी है उसका क्रेडिट हसन को देता हूँ, बिलाल, तलहा, इमदाद भाई, मतलब ये इन्होंने हर स्टेज पे मुझे सपोर्ट किया। और हमारे सर हजर और पुलिस में कैप्टन लियाकत साहब, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब अगर आपकी डायरेक्शन अच्छी हो और बर वक्त आपको मिल जाए इनिशियल स्टेजेस पे, तो आप अपनी जो मंजिल है वो तय कर सकते हैं। मंजिल तय कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप उसी डायरेक्शन में चलते रहें। हाँ। और आप डिस्ट्रैक्शंस में ना आए, जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया में यूज़ नहीं करता था, वो आपका टाइम अपना वो करें और अपने गोल्स के साथ कमिटेड लें। ठीक है, अगर गोल के साथ कमिटेड लें तो थोड़े अरसे में भी आप स्टेप बाय स्टेप अपनी कामयाबी अचीव कर सकते हैं। तो कभी हुआ नहीं कि मैं और सारी एक्टिविटीज़ छोड़ छाड़ के सिर्फ इसी पे कर रहा हूँ या सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दे रहा हूँ, ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ, मैं और भी साथ कुछ कर लूँ? कभी ऐसा गुमान नहीं आया माइंड में, कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई? गुमान तो आता है कि नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ, लेकिन ये है कि उसके लिए फिर आपको रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में, और अपने कुछ मंजिल को अचीव करने के लिए फिर आपको फिर उसके साथ डिटर्मिनेशन तो शो करनी पड़ती है, तो उसी के बाद ही मिलता है। और जो सा मैं अभी जैसे आपने बताया कि सीसीपीओ साहब ने वो पार्टी रखी थी, तो वो जो सा एक मोमेंट था, या वो जब लिस्ट में मेरा नाम आया था, वो एक मोमेंट था जो आपकी वो पूरी मेहनत का पे बैक कर देते हैं। तो वो मेहनत, वो मोमेंट के लिए आपको, मेरे ख्याल में, मैंने तो जॉब के साथ किया है, लोग मजदूरी करके भी एक मेरे लिए बड़े रोल मॉडल थे। एक मदरसे का स्टूडेंट था, मैंने उसकी यूट्यूब पे और वो देखी, उसने तीसरी अटेम्प्ट में दिया। मैं सोचता था कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अल्लाह ने मुझे ऑलरेडी एक अच्छी जॉब दी हुई है, मेरा डिपार्टमेंट मेरा साथ दे रहा है, तो अगर वो कर सकते तो वाई नॉट आई। तो मैं कुछ इसी बारे में भी जानना चाहूँगी, आपने किस तरह स्केड्यूलाइज किया कि आपने कहाँ से पढ़ना है, आपने तैयारी कहाँ से की, कौन कौन से आपके टीचर्स थे? बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम सीएसएस का इम्तिहान दे रहे हैं, बहुत ही मुश्किल है, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हम शायद पास भी नहीं हो सकते, तो इसकी तैयारी कहाँ से शुरू करें, कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन करें, किस तरह, क्या प्लान आउट किया था आपने? मैंने इंस्टीट्यूट कोई भी नहीं ज्वाइन किया था, मेरे लिए मेरे दोस्त मेरे इंस्टीट्यूट थे। अच्छा। वो सीनियर थे, मैं उनसे गाइडेंस लेता था, उन्होंने मुझे वो बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है क्या नहीं पढ़ना, मतलब पढ़ते तो सारी चीज़ें, आपने अगर वो टारगेट ओरिएंटेड नहीं है या उसका उस तरह आपको रेलिवेंसी नहीं है तो आपको वो चीज़ स्किप करनी चाहिए। तो मेरे लिए सबसे जो सी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मुझे डायरेक्शन है। इंस्टीट्यूट का मकसद क्या है? इंस्टीट्यूट का मकसद यही है कि आपको गाइडेंस देना, और गाइडेंस मुझे मेरे दोस्तों से मिली। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एकेडमी में जा सकता। मैं सुबह ड्यूटी करता था और मैं 8 बजे। कितने घंटे की ड्यूटी होती थी आपके? ड्यूटी 12 घंटे की ड्यूटी होती थी, और उसके बाद मैं घर जाता था। और घर जाके मेरा टारगेट होता था वो 2 घंटे में अचीव हो जाए या 3 घंटे में अचीव हो जाए, तो मेरी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, और ड्यूटी या पढ़ाई। तो बस इसी तरह मंजिल मिलती गई आस्ता आस्ता, तो आज मैं आपके साथ में। लेकिन मुझे बताइए, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने सीएसएस करना ना तो स्मार्ट वर्क होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्या कॉम्प्लीमेंट करेंगे? स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, मेरे ख्याल में आपकी जो सी अप्रोच है वो दोनों का मिक्सचर होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई मतबादल नहीं होता, लेकिन
ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है, इसमें आपने अपने पेपर में अच्छी चीज़ें प्रेजेंट करनी है ताकि आप एग्जामिनर को शो करवाएं कि यू आर कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो वो जो उनकी कंपटीशन है उसके लिए आपको स्मार्ट अप्रोच भी अडॉप्ट करनी होती है। और स्पेशली जैसे मैं पुलिस की जॉब करता था तो मैं उस तरह नहीं टाइम दे सकता था जिस तरह लोग लाइब्रेरी में जाके 12-12 घंटे पढ़ते हैं और लोग 8-8 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं उस तरह नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में मेरी जो सी सक्सेस है वो स्मार्ट अप्रोच और हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन थी। लेकिन बहुत से अभी नौजवान आपको देख भी रहे होंगे अहमद, और उन्होंने अटेम्प्ट भी अभी, क्योंकि CSS के इम्तिहान आने भी वाले हैं, करीब ही है, सर पर ही है हमारे, तो उन्होंने अटेम्प्ट भी करनी है, तो क्या उन्हें मशवरा देंगे? इस वक्त तो वो बिल्कुल ही कामलेस है, कोई उन्हें रिलैक्सेशन नहीं है, पढ़ ही जा रहे हैं, तो क्या उन्हें एडवाइस क्या करेंगे? किस तरह वो अटेम्प्ट करें, क्या लिख कर आए, कहाँ पर वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए उनके लिए? मैम जो चीज़ मैं एडवाइस करूँगा ना वो सबसे पहले ये है कि आप अपने गोल से पीछे ना उठें, लोगों की बातों में ना आए। सबसे पहले लोग आपको कहते हैं कि ये नहीं हो सकेगा, ये नहीं हो सकेगा, इसके लिए इतने घंटे स्टडी करने। मुझे भी लोग कहते थे कि आप लाइब्रेरी नहीं जाते, आप घर पे किस तरह पढ़ सकते हो, आप एकेडमी में जाएं। लेकिन मेरे जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि अगर आप कमिटेड हैं, डिटरमिन्ड है और आप लगे हुए हैं अपने गोल के साथ, तो अल्टीमेटली मिल जाता है। अभी जिनके पेपर होने वाले हैं उनको भी मैं ये कहूँगा कि आप लोगों की बातों में ना आए, आप मेहनत करें और अल्लाह पे यकीन रखें। और लोगों के साथ मेरी जो सी जर्नी है, मुझे लगता है कि उसमें दोस्तों की कमिटमेंट और उनकी डेडिकेशन और दुआओं का भी बहुत ज़्यादा रोल है। मुझे आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं मेरी लाइफ में। और मैं अभी मेरी लाइफ में जो 6-7 लोग हैं, मैं उनके सब के नाम अभी बार बार वो टाइम का भी इशू होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनमें से 1 या 2 लोगों का भी रोल निकाल दो तो शायद मैं कामयाब ना हो सकता। हर आदमी ने मुझे सपोर्ट किया है। और उसके बाद माँ बाप की दुआएं, मेरी जॉब में मेरी हमेशा ये ख्वाहिश थी कि मैं लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूं। और जब आप किसी की हेल्प करते हो, और नॉर्मली पुलिस का इमेज ये होता है कि पुलिस वाले उस तरह लोगों को अकोमोडेट नहीं करते, लेकिन मेरी ये कोशिश थी कि हमेशा, और मेरे ऑफिसर्स ने भी मुझे उसी तरह गाइड किया कि आप लोगों की हेल्प करें। और वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में जो सेटिस्फेक्शन मिलती है और जो लोगों की आप दुआएं लेते हो, तो आई गेस वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है मेरी कामयाबी आम में। शहरियों को तो अहमद पुलिस से बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं, तो मुझे बताइए कि आप उन शिकायतों पे क्या कहेंगे, किस तरह अजाला किया जा सकता है? मतलब हमारे पुलिस सेक्टर को क्या क्या इकदाम उठाने की भी ज़रूरत है? पुलिस से आवाम को काफ़ी शिकायतें हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। ठीक है। वक्त के साथ साथ एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। अब 2014 के बाद डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स भर्ती हो रहे हैं माशाल्लाह, सारे मेरे से भी ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग हमारे फोर्स में हैं। ओके। ठीक है, MPhil हैं, PhD कुछ लोग कर रहे हैं। ओके। तो इस तरह के जब लोग आते हैं, तो जब पब्लिक का उनके साथ इंटरेक्शन होता है तो चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। अब डिजिटलाइजेशन आ गई है, फोरेंसिक साइंस ने अपनी जगह ले ली है। अब वो रवायती जिस तरह इन्वेस्टिगेशन होती है उस तरह नहीं होती, फिंगरप्रिंट्स हैं, DNA है, सारी चीज़ें, मतलब वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर होगी। एवोल्यूशनरी फेज में पाकिस्तान, आपको पता है कि अभी हम डेवलप कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो आस्ता आस्ता चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ठीक है जी, हम भी यही चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बेहतर हों और जो आम आदमी के मसाइल हैं उनको जल्द अज जल्द हल किया जाए। राना अहमद हफीज़ हमारे साथ मौजूद है, सब इंस्पेक्टर हैं और CSS भी जो है वो पास कर चुके हैं। उनकी जर्नी के बारे में हमने जाना है। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है।